नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है परमाणु, इसमें हमने सर्वप्रथम में परमाणु को परिभाषित किया, फिर परमाणु की संरचना के मॉडल, उसमें हमने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल देखा। उसके पश्चात हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उसी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, कुछ रिजल्ट्स वहां से प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इसमें नाभिक के बारे में ज्यादा कहा गया है, इसलिए इस मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। क्लियर? देखिए, इस मॉडल के जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों को सामने रखूंगा। इसके साथ में इस मॉडल की जो भी कमियां हैं उनको भी आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको बता दें कि हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के वीडियोज आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उससे रिलेटेड जो कुछ तथ्य हैं आप लोगों के सामने रख देते हैं। देखिए, मैं आपको रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसको थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये है हमारे पास में कोई नाभिक और ये है कोई नाभिक और इस नाभिक के ऊपर हम अल्फा कणों का अटैक करवाते हैं। किसका अटैक करवाया जाता है? अल्फा कणों का जब अटैक करवाया जाता है तो ये देखा गया कि जो अल्फा कण नाभिक के सिध में आ रहे थे या नाभिक के नजदीक आ रहे थे उनका प्रकीर्णन अधिक होता है और जो नाभिक से दूर थे उनका प्रकीर्णन कम होता है या बहुत कम होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बिल्कुल नाभिक के सिध में अल्फा कण जा रहा था वो यहां से टकराकर वापस आ गया। ये वाला अल्फा कण इधर, ये वाला अल्फा कण इधर, ये वाला अल्फा कण इधर, इस तरीके से इनमें प्रकीर्णन हो रहा था। क्लियर? ऐसे ये हमारे पास में नाभिक है और इसे नाभिक जो कि एक धनावेशित भाग होता है, क्षेत्र होता है, और इस धनावेशित क्षेत्र से जो अल्फा कण हैं वो प्रतिकर्षित होकर टक्कर करके एक परवलयाकार पथ पर गति करते हैं। यह हमने रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में देखा। तो देखिए कि परमाणु के अंदर एक ऐसा अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है जहां पर संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसके कारण से ही अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है। उस क्षेत्र को नाभिक कहा गया। उस क्षेत्र को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। तो पहला इसका तथ्य यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का कि परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला होता है जिसमें संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा गया। जिसे क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। तो पहला तथ्य मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिया गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर
प्राप्त अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिया गया। निष्कर्षों के आधार पर दिया गया, जिसके देखिए कुछ जिसके तथ्य निम्न हैं, जिसके तथ्य निम्न हैं। देखिए कौन कौन से तथ्य हैं आप देखेंगे। पहला जो तथ्य है वो यही है कि परमाणु के मध्य भाग में अति सूक्ष्म क्षेत्र में लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा गया। तो देखिए क्या है, परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर 10 की घात -15 मीटर के अति सूक्ष्म क्षेत्र में, अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को नाभिक कहा गया। इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? नाभिक कहा गया। तो यह है इस मॉडल का पहला और महत्वपूर्ण तथ्य। क्लियर? देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह भी कहा गया कि जो परमाणु है वो एक 10 की घात -10 मीटर का गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। क्लियर? नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होते हैं और धनावेश नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनों के परिमाण के बराबर ही धनावेश होता है। तो दूसरा बिंदु मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं कि इस मॉडल का जो दूसरा और महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर का उदासीन गोला होता है। कैसा गोला है? उदासीन गोला होता है। उदासीन गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, चारों ओर उपस्थित होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो ऋणावेश का मान है नाभिक में उपस्थित धनावेश के परिमाण के बराबर होता है, कि इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का परिमाण नाभिक पर उपस्थित धनावेश के बराबर होता है। वो भी मैं चलिए इसी बिंदु में ही पुट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का परिमाण, इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का परिमाण, इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का परिमाण
ऋणावेशों का जो परिमाण है नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। नाभिक में जो धनावेश है उसके बराबर होता है। नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। नाभिक में उपस्थित धनावेश के तुल्य होता है, धनावेश के इक्वल होता है, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, जो रदरफोर्ड है उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर उपस्थित माना। फिर उन्होंने ये सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से आकर्षित होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है, नाभिक के ऊपर धनावेश है। नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश। इसके चारों ओर क्या उपस्थित होते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में विद्युत आकर्षण बल काम करेगा और विद्युत आकर्षण बल के कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। जैसे यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से क्या होना चाहिए? आकर्षित होना चाहिए। नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहिए। तो ये अपनी ओर जब इसको खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। देखिए इस बिंदु को आप लोग समझ लीजिए। रदरफोर्ड ने यह माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा उन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। देखिए वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल भी काम करेगा। अब वो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है? तो वो अभिकेंद्रीय बल इस इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, विद्युत आकर्षण बल है, वहां से इसको प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं यहां पर इस मॉडल का तीसरा और अंतिम तथ्य आप लोगों के सामने। देखिए तीसरा और अंतिम तथ्य क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है, जिन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये मैंने तीनों तथ्य आप लोगों के सामने पुट कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गए होंगे आपको। देखिए यहां पर मैं आपके सामने इस विद्युत आकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो पुट करूंगा। जैसे ये हमारे पास में एक बार डायग्राम में फिर से आप लोगों के सामने पुट कर देता हूं कि ये परमाणु है, ये क्या है? परमाणु, और ये है नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। ये यहां पर क्या है? नाभिक है। और नाभिक जैसे मान लीजिए कि जेड परमाणु क्रमांक
वाले परमाणु का नाभिक है तो नाभिक पर जो आवेश है वो प्लस में Z इंटू ई होगा। नाभिक पर आवेश कितना होगा? Z इंटू ई। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, ये v वेग से चक्कर लगा रहा है, स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो इस पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो कितना होगा? mv² अपॉन में r। mv² अपॉन में r, इस पर अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। यहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इसका वेग और r है इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? देखिए इस आकर्षण बल को हम कूलाम के नियम से लिखेंगे। वैसे जो कूलाम का नियम है वो क्या है? कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के मध्य काम करेगा, स्थिर आवेशों के मध्य काम करता है। हालांकि कूलाम ने यह बताया था कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, बट बाद में प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि दोनों में से कोई सा एक आवेश स्थिर होना चाहिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, तब भी कूलाम का नियम लागू हो सकता है। तो यहां पर हम कूलाम के नियम को अप्लाई कर सकते हैं, कूलाम का नियम यहां पर भी लागू हो सकता है। तो जब कूलाम का नियम लागू होगा तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो Q1 का मान तो है Z इंटू ई, Q2 का मान कितना है? इलेक्ट्रॉन का आवेश E, और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? नाभिक पर आवेश है Ze, इलेक्ट्रॉन का आवेश है E, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी? स्मॉल r। तो ये तो है अभिकेंद्रीय बल और ये है विद्युत बल। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो इस विद्युत आकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। तो mv² अपॉन r बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Z इंटू e² बटे में e²। ये जो फॉर्मूला है ये रदरफोर्ड के मॉडल से ही प्राप्त हो गया था। ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ये रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। mv² अपॉन r बराबर होगा 1/4πε0 Z e² अपॉन r² के। क्लियर? तो देखिए इस मॉडल के अंदर परमाणु का आकार, नाभिक का आकार, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और नाभिक के अंदर जो धनावेश और द्रव्यमान है उसके बारे में बताया गया। हालांकि कुछ इस मॉडल में भी कमियां रह गई, उन कमियों की भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जो मूल जो कमी है वो ये है कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। अभी हम चर्चा करेंगे, यहां पर मैं इस डायग्राम की सहायता से भी समझा देता हूं कि देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो इसकी दिशा लगातार बदल रही है। इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सी गति कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। और जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो जब आवेश यहां पर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा, हालांकि वेग नियत है, बट इसकी दिशा बदलने के कारण से इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो जो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत है वो ये कहता है कि लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करना चाहिए, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए। और जब लगातार यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसकी ऊर्जा जब कम होगी तो इसका वृत्ताकार पथ धीरे धीरे कम होता हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। कहां समाहित हो जाना चाहिए? नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। परमाणु का कोई स्थायित्व नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इस परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की गई। हम आपको यहां पर समझा देते हैं इस पहले तथ्य को, पहले बिंदु को। अब हम देखेंगे यहां पर रदरफोर्ड मॉडल के दोष या कमियां। विद्यार्थियों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रही हैं उनकी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए
रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। जैसे यहां पर मैं कंसीडर कर लूं कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरीके से चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तथ्य को मैं समझा रहा हूं, इस कमी को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय पथ पर गति करता है, अर्थात जब कोई आवेश वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो उसमें ऊर्जा हानि होती है। जो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत है वो ये कहता है कि आवेशित यदि कण त्वरित गति कर रहा है तो उसमें से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और लगातार जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन के जो वृत्ताकार पथ की है त्रिज्या है वो लगातार घटती जाएगी, और अंततः ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए। कि ये जब वृत्ताकार पथ में घूमता है तो त्वरित गति हो रही है, और त्वरित गति होती है तो इसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इसकी खुद की ऊर्जा कम होगी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम हो जाएगी, और जब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होगी तो ये इस तरीके से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तो कम होती जा रही है लगातार, और ये इस तरीके से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता लगाता अंततः किसमें समाहित हो जाएगा, नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। तो इस तथ्य का इनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये जो मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। तो पहली जो कमी थी कि परमाणु का स्थायित्व, परमाणु का स्थायित्व इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। दूसरी जो कमी है वो है रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं की गई। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है ये भी आप लोग समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो कंपन करता है, और तत्पश्चात वहां से कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, सुन लीजिए, ये कहता है कि जो विकिरणें उत्सर्जित होती है तो विकिरणों की सतत ऊर्जा होनी चाहिए। जो ऊर्जा है उनकी आवृत्ति सतत होनी चाहिए, लगातार इंक्रीज होनी चाहिए या लगातार उनमें कमी आनी चाहिए। बट वास्तविकता ये थी कि जो उत्सर्जित विकिरणें हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं की सतत रूप से प्राप्त नहीं होती, विविक्त रूप से प्राप्त होती है, रेखाओं के रूप में वहां पर प्राप्त होती है, जिसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक्चुअल में जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है या जो अन्य परमाणु है, उसमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो सतत स्पेक्ट्रम की बात करता है। तो ये जो मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। क्लियर? क्योंकि ये जो मॉडल है इसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन सी कक्षाओं में रहता है, कौन कौन से ऊर्जा स्तरों में रहता है। ऊर्जा स्तरीय कक्षाओं की चर्चा हम बोर मॉडल में करेंगे। बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं के बारे में, अविकिरणी कक्षाओं के बारे में वहां पर चर्चा की, और इस कमी को वहां पर उन्होंने दूर कर दिया था। देखिए अगली जो कमी है वो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता। स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं होती है, जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता हुआ या जब उसको ऊर्जा देते हैं तो वहां से विकिरणों के जब उत्सर्जन होता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। उनकी तीव्रता की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विपाटन, देखो विपाटन विद्युत क्षेत्र में हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में हो सकता है, उनके विपाटन की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है उनके विपाटन की व्याख्या नहीं की जा सकी, उनकी तीव्रता के बारे में नहीं बताया जा सका। अगली और अंतिम जो कमी है वो है इलेक्ट्रॉन वितरण। हालांकि रदरफोर्ड ने यह बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होंगे? नाभिक के चारों ओर सतत रूप से वितरित होते हैं, बट ऐसा नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही विद्यमान होते हैं और वो भी उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकती। वो हमने आपको इस चैप्टर के पहले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां प्राप्त हुई, उन कमियों को नील्स बोर के द्वारा दूर किया गया और नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो देखिए, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो आप देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अब दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा हमारे YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं ताकि आप इस चैप्टर के और कक्षा 12 के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में आप देखेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल।